दिल्ली के कथित हेल्थ स्कैम में अब जांच की आंच तेज हो गई है। ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग के एंगल से जांच तेज की है। मामला स्वास्थ्य विभाग के तहत दवाइयां, मेडिकल उपकरण, सर्जिकल सामान और अन्य स्वास्थ्य सामग्री की खरीद में कथित अनियमितताओं से जुड़ा है। आरोप है खरीद प्रक्रिया में नियमों की अनदेखी कर सरकारी धन का दुरुपयोग किया गया। जांच एजेंसी ने दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य विभाग से अस्पतालों के लिए खरीदे गए मेडिकल उपकरण और अन्य सामग्रियों से जुड़े सभी दस्तावेज मांग लिए हैं। जानकारी के मुताबिक ये मामला पहले विजिलेंस जांच के जरिए सामने आया था। इसके बाद मामला एसीबी तक पहुंचा और अब उसी आधार पर ईडी ने पीएमएलए के तहत केस दर्ज कर जांच शुरू की है। ईडी स्वास्थ्य विभाग से खरीद से जुड़े दस्तावेज, टेंडर और भुगतान का पूरा रिकॉर्ड खंगाल रही है। जांच एजेंसियों की नजर इस बात पर है कि मेडिकल उपकरण और दवाइयों की खरीद में कहीं कीमतें बढ़ाकर तो भुगतान नहीं किया गया, टेंडर प्रक्रिया में किसी तरह की अनियमितता तो नहीं हुई है और सरकारी धन का फायदा किन लोगों या कंपनियों तक पहुंचा है। जांच में पैसों के पूरे ट्रेल को खंगाला जा रहा है। इस मामले को लेकर सियासत तेज हो गई है। भारतीय जनता पार्टी का आरोप है कि स्वास्थ्य व्यवस्था के नाम पर जनता के पैसे का दुरुपयोग किया गया और पूरे मामले की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। आम आदमी पार्टी का आरोप है इस घोटाले से जुड़े फाइल गायब की गई। आम आदमी पार्टी का आरोप है कि सरकार की सहभागिता के भी नहीं है। आज अखबारों में छपा है, हिंदी के अखबारों में, क्योंकि अंग्रेजी के अखबार तो इसके बारे में लिखते ही नहीं है, शायद उनको मना किया गया है। अखबार कह रहा है कि जो ये बड़ा स्कैम हुआ, इससे संबंधित जो फाइलें थी, फाइलें किस चीज़ की? फाइलें उसके टेंडर की, उसको जो सप्लाई ऑर्डर दिया गया, वर्क ऑर्डर दिया, उसकी, कितना माल आया तो कहाँ कहाँ डिस्ट्रीब्यूट हुआ, इससे संबंधित सारी की सारी फाइलें दिल्ली सरकार के दफ्तर से गायब हो गई। मैं आपसे ये समझना चाहता हूं और आपको बताना भी चाहता हूं, दिल्ली सरकार के दफ्तरों में 24 घंटे सीसीटीवी कैमरा चलते हैं। ये संभव ही नहीं है कि इस तरीके से दिल्ली सरकार की फाइलें गायब हैं। आम आदमी पार्टी के आरोपों पर बीजेपी ने पलटवार किया है। बीजेपी का कहना है कि आम आदमी पार्टी को झूठ बोलने की आदत है। बीजेपी सरकार ने एसीबी में शिकायत दर्ज करवाई थी, जिसका आधार ही था फाइलें गायब हैं। बीजेपी ने पूर्व मंत्री पर कटाक्ष करते हुए कहा कि आम आदमी पार्टी अपने वक्त को भूल गई है। आपको मालूम है, दिल्ली सरकार ने, हमारी मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी ने, जब इस सारे सो कॉल्ड हेल्थ स्कैम की इंक्वायरी ऑर्डर की थी तो यही कह के की थी कि इनकी फाइल्स मिसिंग है। जो ये आदमी था ना जी, रंगीला ठेकेदार, उसकी ये मोडस ऑपरेंडी है। उसने केवल दिल्ली में नहीं, कई अन्य राज्यों में यही सब कुछ किया है। आपकी दिल्ली सरकार के समय में भी ऐसा सब कुछ होता रहा है। आपको आरएन दास साहब तो याद होंगे, जो आपके ओएसडी थे, सौरभ जी। यहां आपको बताते हैं कि ये घोटाला है क्या। आरोप है कि दवाइयां और ओआरएस में हेरफेर की गई। 2.5 रुपए का ओआरएस 15 रुपए पैकेट खरीदा गया। करीब 50 लाख पैकेट ओआरएस के खरीदे गए। दैनिक सामग्री में भी लूटपाट हुई। 150 रुपए की जो बेडशीट थी वो 450 रुपए पर खरीदा गया। महंगे मेडिकल उपकरण, 10 लाख रुपए तक की पोर्टेबल एक्सरे मशीन 18 लाख से लेकर 33 लाख में खरीदा गया। सीआर रेडियोलॉजिकल इक्विपमेंट और एनेस्थीसिया वर्कस्टेशन मशीन भी महंगी खरीदी गई। नियमों और टेंडर में बदलाव हुआ। निजी सप्लायर्स को फायदा पहुंचाने के लिए टेंडर की शर्तों को बदला गया। पोर्टल को इस तरीके से एक्टिव रखा गया ताकि लोग सही रेट ना देख सकें। जांच की बात करें तो इस घोटाले के गुत्थी सुलझाने के लिए एजेंसी अब तक 20 से ज्यादा लोगों से पूछताछ कर चुकी है। इस मामले में स्वास्थ्य सेवा निदेशालय की तत्कालीन महानिदेशक डॉक्टर वत्सला अग्रवाल और उप नियंत्रक लेखा नीरज चोपड़ा के खिलाफ पहले ही एफआईआर दर्ज की जा चुकी है। वहीं सेंट्रल प्रोक्योरमेंट एजेंसी के पूर्व प्रमुख डॉक्टर विनोद रंगा को गिरफ्तार किया जा चुका है। एजेंसी दस्तावेजों के साथ साथ कई और अधिकारियों और अन्य लोगों से पूछताछ की तैयारी में है। आने वाले दिनों में जांच का दायरा बढ़ सकता है। अब सबकी नजर इस बात पर है कि जांच में कौन कौन से नए तथ्य सामने आते हैं और क्या इस कथित हेल्थ स्कैम में किसी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई होती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं और उससे पहले जो हमारे सवाल हैं उन सवालों पर नजर डाल लेते हैं, जिसमें सबसे पहला और महत्वपूर्ण सवाल है कि जो कथित हेल्थ घोटाला है, इस हेल्थ घोटाले का सच कब तक सामने आएगा? पहला प्रश्न है। दूसरा सवाल, घोटाला है तो इसका तार कहां तक फैला है?
ये भी लोगों के जहन में सवाल होगा। अब तीसरा सवाल है कि घोटाला किसके शासनकाल में हुआ, क्योंकि बीजेपी आम आदमी पार्टी को लपेट रही है क्योंकि पूर्व में उनकी सरकार थी और आम आदमी पार्टी इसमें सीधे सीधे भारतीय जनता पार्टी का इन्वॉल्वमेंट बता रही है। तो घपला घोटाला हुआ कब, किसके टेन्योर में हुआ, किसने किया, किसने फायदा पहुंचाया और किसने फायदा पहुंचाने की कोशिश की है, इन्हीं पहलुओं पर हम बात करेंगे। तो चलिए सीधे रुख कर लेते हैं अपने मेहमानों का जो इस चर्चा में इस वक्त मेरे साथ जुड़े हैं। पहले उनसे आपका परिचय करवा देते हैं। अवधेश उपाध्याय जी हमारे साथ जुड़े हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर साहब आपका। वैभव श्रीवास्तव भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं। वैभव, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया भाई। और दीपक शर्मा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं। दीपक जी बहुत बहुत स्वागत सर आपका, वेलकम। और डॉक्टर रविंद्र सिंह हमारे साथ जुड़े हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, आपका भी सर बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले डॉक्टर अवधेश उपाध्याय जी आपसे शुरू करता हूं सर। पहले इस कॉन्सेप्ट को तो क्लियर कीजिए कि घपला घोटाला हुआ कौन, क्योंकि पब्लिक तो इसी बात पर कंफ्यूज है। आम आदमी पार्टी कुछ और कह रही है, बीजेपी कुछ और कह रही है। पहले तो ये तय हो जाए कि हुआ कब, किसके टेन्योर में हुआ, फिर हम बात कर लेंगे कि उसमें कौन कौन लपेटे में आएगा, और कौन कौन नहीं आएगा। क्योंकि आप लोग जितनी बातें कहते हैं, उधर से सौरभ भारद्वाज ने मोर्चा संभाला हुआ है, एक के बाद एक रोज वीडियो जारी कर दे रहे हैं वो। देखिए, केजरीवाल एंड कंपनी पूरी तरह से झूठ पर आधारित पार्टी है। तुलसीदास जी ने एक दोहा कहा है कि झूठ ही लेना, झूठ ही देना, झूठ ही भोजन, झूठ चवेना। आम आदमी पार्टी के हर नेता पर वो पूरी तरह से फिट बैठता है। इनका काम केवल झूठ बोलना, झूठ खाना, झूठ पीना, झूठ परोसना, अपनी चीजें दिखाई नहीं देती। ये जो कथित जो हेल्थ स्कैम है, इसकी जांच के आदेश किसने दिए थे? दिल्ली भाजपा सरकार ने दिए थे, माननीय मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी ने दिए थे। उसी आदेश के अनुसार जो उसकी जांच शुरू हुई, ठीक है, उसके बाद जो इसमें आरोपी पाए जा रहे हैं उनको गिरफ्तार भी किया जा रहा है। जैसे कि आप DGHS की जो पूर्व महानिदेशक रही है डॉक्टर बत्सला अग्रवाल को गिरफ्तार किया गया, उन पर कार्रवाई चल रही है, जांच चल रही है उनकी, ठीक है। उसके साथ ही विजय कुमार रंगा है डॉक्टर, और आपके एक नीरज चोपड़ा जी हैं, इनसे पूछताछ जारी है, जांच चल रही है। हम तो कह रहे हैं ना, हर तरह की जांच करा लो, जांच चल रही है, जांच और भी होंगी अभी। लेकिन कोई भी यदि आरोपी भ्रष्टाचार में पाया जाएगा तो उसको बख्शा नहीं जाएगा, उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। ये आम आदमी पार्टी की सरकार नहीं है। जिस तरह से कैग रिपोर्ट ने स्पष्ट किया था, किस तरह से हेल्थ विभाग में किस तरह से जो घोटाले किए गए थे, किस तरह से वहां कमियां दिखाई दी गई थी उसमें कैग रिपोर्ट में, उस पर कोई जवाब नहीं देता। उस पर क्यों नहीं बोलते सौरभ भारद्वाज जी? एक बार उस पर ही बोल दीजिए, जो कैग रिपोर्ट आई थी, किस तरह से आपने उसमें घोटाला किया था, किस तरह से उसमें भ्रष्टाचार किया था आपने हेल्थ विभाग में, उस पर नहीं बोलेंगे। और सबसे बड़ी बात धरवाज जी, सबसे बड़ी बात आपको ही पता है, बैठे सब लोगों को पता होगा, मोहल्ला क्लिनिक ये लेकर आए थे, सबसे बड़ा भ्रष्टाचार का अड्डा बना था वो। 65,000 मरीज उसमें ऐसे पाए गए थे फर्जी, जिनकी निजी लैब से टेस्टिंग कराई गई थी, और उसका भुगतान उस समय की आम आदमी पार्टी की सरकार ने किया था। ये सब जग जाहिर है, सबको, ऐसा नहीं है किसी को नहीं पता होगा। लेकिन उस पर नहीं बोलेंगे सौरभ भारद्वाज, पूछिएगा जरूर ये वाला सवाल आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता से। दूसरा, एक विधवा पेंशन चलती थी आम आदमी पार्टी की सरकार में, 200 करोड़ का घोटाला था, उसमें 60,000 से ज्यादा फर्जी महिलाएं पाई गई। क्या जवाब है उसका सौरभ भारद्वाज जी? देंगे? आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता कोई देगा इस तरह का जवाब इस पर? आज ये बात कर रहे हैं, आपके समय में इतने घोटाले हुए, तमाम, ऐसा कोई विभाग नहीं छोड़ा आम आदमी पार्टी ने अपनी सरकार में रहते हुए जिसमें घोटाला न किया हो। उस पर क्यों नहीं बोलते सौरभ भारद्वाज जी? जल बोर्ड में 70,000 करोड़ का घोटाला कर किया था, 70,000 करोड़ के घाटे में चला गया जल बोर्ड, उसमें जवाब क्यों नहीं देते सौरभ भारद्वाज जी? अच्छा, अब ये कह रहे थे अंग्रेजी पेपर नहीं लिख रहा है, अंग्रेजी पेपर लिख रहा है, ये न्यूज़पेपर लिख रहा है। अरे भाई, हम किसी पे पाबंदी नहीं लगाते। आम आदमी पार्टी के खिलाफ पंजाब में किसी एक अखबार ने लिखा था, उसके कार्यालय के ताले लगवा दी, कार्यालय पर एक दिल्ली में इंग्लिश न्यूज़पेपर है, आपको याद होगा, नाम नहीं लेना चाह रहा धनराज जी, उस पेपर को सरेआम प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सौरभ भारद्वाज ने जलाया था। ठीक है सर। अब सर देखिए, विषयांतर हो जाएगा। नहीं डॉक्टर साहब, झूठे आम आदमी पार्टी, ठीक है, मूल बात आपने अब कही, विषयांतर हो जाएगा। 4-5 फ्रंट नहीं खोलेंगे, एक ही फ्रंट पर रहेंगे। हेल्थ सेक्टर की हम बात करते हैं। वैभव, आपके पास आता हूं। जो बात कही, थोड़ा बहुत तो ऐसा तो मैं आपको भी मौका दूंगा कि आप थोड़ा जवाब दीजिएगा लाइन से हटके, नहीं तो फिर आप बोलिएगा कि मेरे साथ गलत कर रहे हो, उनको नहीं रोका मुझे रोक रहे हो। थोड़ा बहुत आप चले जाना, लेकिन इशू पे ही रहना। मसला यह है कि क्या घपला घोटाला हुआ या नहीं हुआ,
हुआ तो कब हुआ? वैभव, आवाज आ रही है आपको? जी धर्मराज जी, मैं ठीक है। हाँ, तो मेरे से सवाल था, राइट? हाँ, सवाल आपसे था कि घपला घोटाला हुआ तो कब हुआ, और जो बाबू लोग पकड़े गए हैं या एफआईआर दर्ज हुई है उनके सिर पर किसने हाथ रख दिया था कि जा बेटा कर लो जो करना है? धर्मराज जी, मुझे लगता है कि हम वापस से बैक टू जीरो हैं है। और आम आदमी पार्टी ने कैटेगरिकली ये इशू पे होल्ड रखा था। इसलिए होल्ड रखा था क्योंकि हम नहीं चाहते थे कि मीडिया, दिल्ली या कहीं भी ध्यान भटके जो जनता का आंदोलन चल रहा था, जिसकी वजह से धर्मेंद्र प्रधान जी को हलक से निकाल के जनजी ने उनका इस्तीफा ले लिया। देखिए, मैं ये बात इन भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता के जितने स्कैम इन्होंने गिनवाए, इस पे खाली एक लाइनर जवाब देना चाहूंगा। इतना बड़ा स्कैम आम आदमी पार्टी की सरकार ने किया, इतने सारे स्कैम किए, और आपकी सरकार इतनी निकम्मी है कि आप अपनी किसी भी एजेंसी से ना एफआईआर दर्ज करवा पा रहे हैं, ना कोई कार्रवाई करवा पा रहे हैं। तो इसलिए झूठ आप बोलेंगे तो खुद एक्सपोज होंगे, क्योंकि चारों इंजन इस समय भारतीय जनता पार्टी के हैं। और अगर कोई भी अनियमितता हुई है, मुझे लगता है कैटेगरी इसमें कोई दिल्ली की, क्योंकि हम किसी भी पार्टी के हैं लेकिन उससे पहले भारत के नागरिक हैं, सर्वप्रथम दिल्ली के रजिस्टर्ड वोटर हैं। तो अगर दिल्ली के किसी से अन्याय हुआ है दिल्ली के हक का, तो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए किसी भी सरकार थी। लेकिन मैं जानता हूं आम आदमी पार्टी ने जिस तरह से, जिस साफ दिल से और ईमानदारी से सरकार चलाई, चवन्नी भर इनको ना पहले मिल पाया था, ना चवन्नी भर अब मिल पाएगा। अब आते हैं 650 करोड़ का जो स्कैम हुआ है। देखिए, ये जो हमने पहले दिन से बोला था कि ये जो स्कैम हुआ था, ये बहुत ही प्रॉपरली फाइन, एक दिमाग में उपज करके एकदम प्रॉपरली वेल एग्जीक्यूट करने के लिए हुआ था। हुआ क्या था कि इनको अंदेशा नहीं था कि इनके सामने ऑपोजिशन कौन है। पढ़ा लिखा ऑपोजिशन है ना, तो आपका ऑपोजिशन तो आपकी बखियां उधेड़ेगा और आपके सारे आप ही का पेपर निकाल के आपके मुंह पे दिखाएगा। आज तक धर्मराज जी, आपको पता है वो मेन मास्टरमाइंड राजीव रंगीला कहाँ है? अगर आपको पता है तो मुझे भी बता दीजिए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी वाले और मीडिया ने तो खुद बताया कि राजीव रंगीला मास्टरमाइंड है, राजीव रंगीला मास्टरमाइंड है। वत्सला अग्रवाल जी, जिनको बीजेपी ने अपॉइंट किया टेंटेड ऑफिसर को, वो और ये राजीव रंगीला ने मिल, कहां गया राजीव रंगीला? कहां भाग गया? भारतीय जनता पार्टी ने कहां भगा दिया? बताना चाहिए ना, नहीं बताएंगे। आज जो हमने, जो मतलब एक तो होती है चोरी और एक होती है चौटाई। ये चोरी नहीं चौटाई है। आपने चोरी तो की, ये तो वेल एग्जीक्यूटेड है, प्रूफ है इसके किस तरह से 10 लाख की एक्सरे मशीन 32-33 लाख में खरीदी गई, डॉक्यूमेंटेड है किस तरह से लगभग 50 लाख ओआरएस के पैकेट उसमें तक चोरी कर डाली इन्होंने, बेडशीट में चोरी ली, उनके बेडशीट में चोरी, ये सब तो वेल डॉक्यूमेंटेड है। लेकिन इससे रिलेटेड जो फाइल थी, 7 महत्वपूर्ण फाइल, अब वो फाइल कौन सी थी? जिसमें टेंडर की डिटेल्स थी, जिसमें सप्लाई चेन थी, मतलब कि कहां प्रोक्योरमेंट हुआ, कहां डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, कितना कहां कैसे पहुंचा, ये जो सारे सप्लाई डॉक्यूमेंट और टेंडर रिलेटेड डॉक्यूमेंट थे, वो डॉक्यूमेंट ही गायब है सचिवालय से। ये हम नहीं कह रहे, ये मीडिया ने रिपोर्टिंग की है, दैनिक जागरण की रिपोर्टिंग है। तो इसका तो जवाब देना पड़ेगा ना इसको, कि वो 7 फाइल गई कहां। पूरा सचिवालय, जितने प्रेमाइसेस कंपाउंड जहां जहां ये डॉक्यूमेंट्स होते हैं, 24 घंटे सीसीटीवी लैश होता है, यहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड होते हैं, आखिर वो गया कहां? इसके लिए भारतीय जनता पार्टी से सवाल बनता है, क्योंकि घोटाला है, स्टैब्लिश हो चुका है, तभी अधिकारियों पे भारतीय जनता पार्टी भी कार्रवाई कर रही है। उन्होंने खुद बोला कि हाँ घोटाला हुआ है, कुछ अनियमितता हुई है, इसलिए कार्रवाई की। तो आप, पहला सवाल कि आपका मास्टरमाइंड कहां भगा दिया भाजपाइयों ने? दूसरा, जो 7 डॉक्यूमेंट फाइल, जो हम नहीं कह रहे, मीडिया कह रही है, जिसमें प्रोक्योरमेंट डिटेल, सप्लाई चेन की डिटेल, टेंडर डिटेल्स है, वो डिटेल है कहां? ये तो भारतीय जनता पार्टी वालों को दिखाना पड़ेगा। ठीक है, दीपक जी आपके पास आता हूं सर। आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच ये लड़ाई है, क्योंकि वर्तमान में सरकार भारतीय जनता पार्टी की है और भारतीय जनता पार्टी ने जिसको अपदस्त किया, जो 11.5-12 साल जो सत्ता में रहे, वो आम आदमी पार्टी रही। अब प्रश्न यह है कि दोनों एक दूसरे पर आरोप लगा रही है। मेरा जैसा जो आम आदमी है, कॉमन पीपल, वो कंफ्यूज है कि भाई दोषी कौन है। अमूमन एक पक्ष आरोप लगाता है, दूसरा पक्ष सुनता है। इसमें दोनों पक्ष ये आरोप लगा रहे हैं कि भैया मेरा दामन साफ है, तुम्हारे दामन में दाग है।
नहीं धर्मराज जी, ये तो घोटाला ही अभी हुआ है ना। हाँ ठीक है। इसमें आम आदमी पार्टी पिक्चर में कहां से आती है, मतलब पिक्चर मुझे समझाइए। एक तो धर्मराज जी, आई वुड रियली रिस्पेक्ट कि आप भी वो कैटेगोरिकली फैक्ट्स बताइए। आप ये बताइए, ये घोटाला ही नहीं हुआ है आम आदमी, मतलब ये जो मैं बताऊंगा वैभव, मुझे लगता है इस पॉइंट, एक मिनट डॉक्टर साहब एक मिनट, अब उन्होंने मुझसे कहा था मैं भी कुछ कह लूं, एक मिनट डॉक्टर साहब सुनिए। मुझे लगता है इस मैटर पे हमने पहले भी बात की है, और आपने इस पूरे, आपने जितना भी 2-2.5 मिनट बोला उसमें आपने जो डीजीएचएस वत्सला जी हैं जिनको पर पूरा टेंटेड ऑफिसर आपने कहा, आपको याद है कि मैंने एक बार खुद ये कहा था कि अगर कोई टेंटेड है तो उसकी बहाली उस बड़े पद पर क्यों हुआ। और जहां तक मुझे ध्यान में आ रहा है, आप ही थे जिस उस चर्चा में, जब इस इशू को लेकर हमने बात की थी पहले, तब इस मुद्दे पे मैंने कहा था मैं आऊंगा उस पे, फैक्ट में बताऊंगा। अब एक पक्ष तो मैं सबका सुन लेता हूं, फिर मैं उस पे जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू में मैं बताऊंगा। हाँ जी दीपक जी। जी धर्मराज जी, आपको नमस्कार। जी दिल्ली एनसीआर के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। जो विषय है बेसिकली, अगर आप देखें तो इसमें दो पक्ष अगर आप देखें, एक तो आम आदमी पार्टी और भाजपा के बीच जो आरोप और प्रत्यारोप का जो दौर है, वो तो इलेक्शन के समय पहले से ही था, और उसके बाद में इलेक्शन कंप्लीट भी हो गए और लगातार चलता आ रहा है। और आप देखेंगे जितने भी सत्र हुए, सब कुछ हुआ, उसमें आरोप और प्रत्यारोप हुए, सीएजी रिपोर्ट्स भी आई, सब कुछ हुआ। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, किसी का निष्कर्ष निकला आज तक? कि किसी चीज के ऊपर निष्कर्ष निकला कि जनता को ये पता लगे वास्तव में कुछ हुआ, कैसे हुआ, किसने किया, उसकी जवाबदेही हो, कुछ हुआ ऐसा? लेकिन आप देखेंगे एक पन्ना खत्म होता, दूसरा पन्ना सामने आता। सवाल इस बात का कि जिस विषय के ऊपर आज हम बात कर रहे हैं बहुत ही संजीदा विषय है, और एक तरह से इसे आप कहें तो दिल्ली की जनता के साथ एक छल है। स्वास्थ्य के अंदर अगर आप देखें किस तरह से क्या क्या चीज की खरीद हुई, किस किस तरह से कितने में खरीद हुई और किसने खरीद की, सवाल इस बात का। और आज सरकार किसकी है, क्या जवाबदेही है या नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, अभी मैं डिबेट में सुन रहा था तो भाजपा के हमारे प्रवक्ता भाई बोल रहे थे कि किसने जांच का आदेश दिया। तो मेरा सवाल इस बात था कि जांच का आदेश देना कोई उपलब्धि है? क्या सुमोटो एक्शन लिया आपने? आपने सुमोटो एक्शन लिया इसके ऊपर? सर मेरे को पूरा कंप्लीट कर लीजिए एक बार। हाँ बोलिए। तो क्या आपने सुमोटो एक्शन लिया इसमें? जून के अंदर अगर इस मामले में कंप्लेंट फाइल होती है और उस कंप्लेंट के ऊपर एक्शन लिया जाता है, ये एक सामान्य प्रशासनिक कार्रवाई है। तो आप देखेंगे सभी जगह, चाहे किसी की भी सरकार, एक कंप्लेंट आती है, कंप्लेंट उसके बाद में मीडिया रिपोर्ट के अंदर भी उसका जिक्र आ जाता है। तो क्या आप उसको उपलब्धि बता सकते हैं अपनी कि हमने जांच के आदेश दे दिए? तो क्या जांच के आदेश देना उपलब्धि हो सकती है? नहीं। पहली बात, यह उपलब्धि का विषय नहीं है, ये जवाबदेही का विषय कि जो सरकार अभी आए 1 साल से कुछ समय ज्यादा हुआ है, उसके टेन्योर में ये चीज निकल के आ रही है। ये जवाबदेही का विषय, ये उपलब्धि का विषय नहीं। दूसरी बात, अगर इसमें जांच में जैसे जैसे आप देखेंगे आगे घटनाक्रम बढ़ा, तो सवाल इस बात का, क्या दिल्ली की जन को इस विषय में क्या हुआ, कैसे हुआ, यह पता लग पाएगा? और हमारा, अगर आप पार्टी का पॉइंट ऑफ व्यू देखें, हमारे दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष श्री देवेंद्र यादव जी ने इस बात को उठाया है कि इसकी जांच व्यापक होनी चाहिए। आरोप और प्रत्यारोप लगातार दौर चलता आ रहा है, इस विषय को व्यापक रूप से कवर किया जाना चाहिए, और केवल 1 या 2 साल नहीं, इसको 2012 से देखा जाना चाहिए। और उसमें देखने में मुझे लगता है किसी पार्टी को आपत्ति भी नहीं होनी चाहिए। अगर 2022 से और आज की डेट तक इसको कवर किया जाता है और इसकी जांच का दायरा व्यापक किया जाता है, तो मुझे नहीं लगता ना तो भाजपा को इससे समस्या होनी चाहिए, ना आम आदमी पार्टी को इससे समस्या होनी चाहिए। लेकिन इसकी जांच व्यापक करके जनता के सामने एक निष्कर्ष आना चाहिए कि जो घोटाला इस समय हम चर्चा कर रहे हैं कैसे हुआ, पहले हुआ या नहीं हुआ। अगर भाजपा आरोप लगाती है तो वो भी सामने आना चाहिए, आम आदमी पार्टी की जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो भी सामने आना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं।
दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए। लेकिन निष्कर्ष विहीन राजनीति और प्रत्यारों की राजनीति लगातार आप दिल्ली देखते आ रही है। दिल्ली को निष्कर्ष चाहिए कि अगर ऐसा कुछ हुआ तो कैसे हुआ। और दूसरी बात, अगर आप देखें शुरू से कांग्रेस पार्टी इस बात को स्टैंड को मेंटेन करके चल रही कि इसमें कहीं ना कहीं राजनीतिक पहलू की भी जांच होनी चाहिए। इसको केवल ब्यूरोक्रेटिक लेवल तक सीमित नहीं किया जा सकता। जो इतने आप देखेंगे जो टेंडर्स हैं, टेंडर्स के अंदर ब्लैक लिस्टेड कंपनियां अगर एंटर करती हैं, कैसे एंटर करती हैं। दूसरी बात, इतने अगर आप उसका क्वांटम देखेंगे, किसी भी चीज के अंदर आप क्वांटम देखते हैं कि इतने बड़े लेवल पे कैसे हुआ, तो आप इसके अंदर कहीं ना कहीं एक शक जाहिर जरूर होता है। और जनता के हित में, जनहित में इस जांच को व्यापक करना बहुत आवश्यक है। हमारा क्लियर कट इसमें स्टैंड है। ठीक है सर, मैं आता आपका डॉक्टर रविंद्र सिंह हमारे साथ हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। सर, मैं आपसे उस पॉइंट पे आता हूं, दिल्ली में विशेष तौर पर 2014 जब केंद्र में नरेंद्र मोदी की सरकार आई और उससे पहले ही आम आदमी पार्टी की सरकार आ गई थी। 15 के बाद में दोबारा ये, पहले वो 48 दिन का उनका वो छोटा सा टेन्योर था, उसके बाद 2015 में फिर चुनाव हुआ, फिर ये आते हैं, फिर 25 तक रहते हैं। इन 10 सालों में हमने खूब देखा, कोई ऐसा सप्ताह नहीं गुजरता था जिस दिन कोई घपले घोटाले की बात नहीं आती थी। अब मसला यह है कि जितने भी, और 2019 के चुनाव के बाद तो ये बहुत तेज हो गया। जब अगली बार 2020 में आम आदमी पार्टी जीती, उसके बाद तो खुलकर यहां घोटाला, वहां घोटाला, ये घोटाला, वो घोटाला, बड़े बड़े नेता भी जेल चले गए। लेकिन उसकी परिणति क्या हुई, हमने, अब आदमी ये तो देखना चाहता है ना कि कोई भी मामला अगर चल रहा है तो उसकी परिणति क्या होती है। ये एक और घपला घोटाला की बात आ रही है। आम आदमी पार्टी का पॉइंट ऑफ व्यू अपना है, बीजेपी का अपना पॉइंट ऑफ व्यू है। मसला ये कि दिल्ली के लोगों को पता ही नहीं चल रहा है कि घपला घोटाला तो हो रहा है, लेकिन उस घपले घोटाले की सच्चाई क्या है वो कभी सार्वजनिक हो नहीं पाती। इसलिए जो हमने सवाल पूछा था, इसमें सवाल हमने पूछा था कि सच कब तक सामने आएगा। सर, आप अनम्यूट कर लीजिए, आपकी आवाज नहीं आ रही है सर, अनम्यूट कीजिए प्लीज। सर, आपकी ऑडियो नहीं आ रही, आप ऑडिबल नहीं है, एक बार चेक कीजिए। भवराज सर नमस्कार। हाँ जी, अब आई सर, अब आई, प्लीज सर। डिबेट में बैठे सभी साथियों को और सभी देशवासियों को मेरा नमस्कार। सर, है क्या, केजरीवाल सरकार जिस दिन से बनी है उस दिन से और गई है उस दिन तक लगातार विवादों में रही है। इनका जो बेस था आने का अन्ना हजारे जी के सानिध्य में, वो बेस ये था कि हम एंटी करप्शन रहेंगे, करप्शन नहीं करेंगे, न करने देंगे किसी को। जबकि इनके हर विभाग में, हर डिपार्टमेंट में करप्शन एक से बढ़ के एक हुए हैं। अभी इसको ये छुपाना चाहिए तो देखो, शराब से देश को बचाना चाहिए, हमारे को नशे से देश को बचाना चाहिए। शिक्षा देश की बहुत व्यवस्थित होनी चाहिए, एक लेवल की होनी चाहिए। अब इन्होंने शराब और शिक्षा का दोनों का एक मंत्री बनाया, जो मनीष सिसोदिया जी बहुत लंबे समय तक दोनों मंत्री रहे। सर, ये कहीं किसी भी सरकार का ये मतलब एक जिम्मेदारी भरा कोई स्टेप नहीं है। अभी शिक्षा में भी घोटाला, मेडिकल में भी घोटाला, और शराब में तो एक बोतल के साथ में एक बोतल फ्री। ये किस दिशा में लेके जा रहे थे सर देश को, इस दिल्ली को? थोड़ा सा एक बार हम सोचे और समझे। ये लगातार सर, ये दवाइयां एक आम इंसान की जरूरत है। एक आम इंसान का परिवार, माँ बाप, बच्चे या खुद जो पीड़ित हो, मोहल्ला क्लिनिक के नाम पे मतलब चोरी कहूंगा मैं इसको। सर, ये जिस नियत से आए थे, उसको जो बोल के आए थे, उसको बिल्कुल उल्टा इन्होंने इस दिल्ली के साथ में किया है। ये केजरीवाल जी, मैं भिवानी से हूँ सर, हरियाणा से, ये वहीं से बिलोंग करते हैं। इनकी जो पृष्ठभूमि है ना सर, वो है ही सारी की सारी मतलब एक करप्ट इंसान की जो भूमिका होती है वो निभाई है इन्होंने शुरू से ही। और ये सारे दिल्ली ने, देश ने देखा है ये कि किस हिसाब से विधायकों को बुला के सर एक मिनट बाबा, इनको बोल लीजिए फिर। हाँ, फिर आप बोल लीजिएगा। हाँ सर, विधायकों को घर पे बुला के पीट रहे हैं। कुछ भी बोलेंगे क्या बैठ के? ये भारतीय जनता पार्टी के चामड़ूसों को बुला के ये कुछ भी बुलवाएंगे आप? नहीं, ऐसा नहीं बाबा, उनका पॉइंट ऑफ व्यू है, उनका पॉइंट ऑफ व्यू। मैं आपको वक्त दे दूंगा, आप जवाब दे दीजिएगा। मैं आपको टाइम दे दूंगा, आप जवाब दे दीजिएगा। सर नहीं, अब आप उनको जवाब दीजिए। पहली बात तो ये कि
अपने को किसी की चापलूसी की जरूरत नहीं है, ये आप लोगों को मुबारक, सबसे पहली बात। बनाएगी भी नहीं भाजपा, भाजपा नहीं बनाएगी आपको प्रवक्ता, चापलूसी नहीं करके कोई फायदा नहीं है। अरे ठीक है, बाबा सुनिए, बाबा सुनिए, हाँ उनको बोल लेने दीजिए, हाँ वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख रहे हैं, आप जवाब, मैं इनके बाद आपके पास ही आऊंगा, आप तसल्ली बख्श नोट कर लीजिए, आप जवाब दे दीजिएगा, जो पॉइंट कह रहे हैं आप जवाब दे दीजिएगा। ये स्वाति मालीवाल को बुला के अपने घर पे पिटाई। चले सर, आप उस नोट पे मत जाइए, अब सर अलग अलग फ्रंट मत खोलिए सर, अलग अलग, रविंद्र जी अलग अलग हेल्थ पे ही रहिए ना, हेल्थ डिपार्टमेंट जो भ्रष्टाचार बात है, हेल्थ से रिलेटेड अगर बात करूं तो इनके मतलब कार्यकाल में शुरू से ही ये हेल्थ डिपार्टमेंट में लगातार घोटाले, कभी मोहल्ला क्लिनिक के नाम पे, कभी मशीनों के खरीद के नाम पे, 10-10 लाख रुपए की मशीनें हैं, बिल है 33-33 लाख रुपए के। तो ये सारी चीजें सर, ये देश को, ये अच्छा देश को और गर्त में लेके जा रहे थे। ये दिल्ली की जनता है, बहुत जल्दी समझ गई और इनको किनारे लगा दिया, नहीं तो सर ये दिल्ली को बहुत गलत दिशा में और गर्त में लेकर जाने का काम कर रहे थे। ठीक है ठीक है ठीक है, वैभव कुछ कह रहे थे, वैभव बोलिए। हाँ धर्मराज जी, मैं आपसे भी यही एक्सपेक्ट करता हूँ कि पर्सनल अटैक नहीं होना चाहिए। मैंने किसी पे पर्सनल अटैक नहीं किया है। जब बात हो रही है, इन्होंने जब तक ये बात बोली कि दिल्ली में इनके समय भी कुछ लैप्सेस हुए हैं, फेयर एनफ, वो सही है गलत है, इनका प्रेरोगेटिव है, ये बोल सकते हैं। आप अरविंद केजरीवाल के परिवार पृष्ठभूमि में पहुंचेंगे तो मैं बीजेपी का चापलूस कहूंगा, चरण वंदना करने वाला आदमी कहूंगा, और ऐसे लोगों को आप बैठाते हैं इसलिए ताकि बीजेपी इनको प्रॉक्सी प्रवक्ता भेजती है अपने। मैं इनसे पूछ रहा हूं कि परिवार तक के क्यों पहुंचे आप? आप बोलिए कि आम आदमी पार्टी के समय आपका प्रेरोगेटिव है, आप बोलिए कि आम आदमी पार्टी में भी लैप्सेस हुए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, आप बोलिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। क्यों हो रही है आपको? नहीं, चापलूसी नहीं, यहाँ बीजेपी की चापलूसी नहीं, यहाँ बीजेपी की चापलूसी नहीं, चापलूसी घर पे करिएगा अपने। मैं बोल रहा हूँ इन्होंने अभी अपने, वो बातें करो, ठीक है, हाँ ठीक है, हाँ ठीक है, हाँ बोलिए। पॉलिटिक्स में हम लोग हैं, आपको अगर आना है तो नीचे प्रवक्ता लिखवाइए, तो राजनीतिक विशेषज्ञ का ढोंग मत करिए यहाँ पर। मैं ये कह रहा हूँ कि आपने बोला, इन्होंने अपने ही रिमार्क्स में बोल दिया कि 10 लाख की 33 लाख, मैं भी वही कह रहा हूँ ना, मैं तो कह ही रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी के जब टेन्योर और 1-1.5 साल में जो डॉक्यूमेंट निकल के आए उसमें एक्सरे मशीन दिए तो सही था। जो एक कंपनी जिसने सेम एम्स और सफदरजंग अस्पताल में 10 लाख रुपए में जो एक्सरे मशीन दी है, 33 लाख में वो दिल्ली सरकार को क्यों लूट रही है? क्यों ORS के पैकेट जो कि 2.5 रुपए के आते थे 15 रुपए तक बेचे गए? लिनेंस की 100 रुपए की चद्दरें 450, हम तो कह ही रहे घोटाला। आपके अघोषित बीजेपी के प्रवक्ता भी यही कह रहे हैं, हम भी तो यही कह रहे हैं कि जिस तरह इस पे प्रॉपर इंक्वायरी होनी चाहिए। लेकिन इंक्वायरी होगी कैसे? मास्टरमाइंड को तो बीजेपी वालों ने भगा दिया, जैसे विजय माल्या को भगा दिया था, मेहुल चौकसी को भगा दिया था, ललित मोदी को बता दिया था, मोदी ललित मोदी का नाम दिया और किसी मोदी को मत समझिएगा। तो ये जो इन सारे लोगों को भगा दिया गया था, वो किसने भगाया था? बीजेपी के लोगों ने भगाया था ना। तो मैं इसलिए कह रहा हूं, अगर मास्टरमाइंड आपके गिरफ्त से बाहर है, आपकी शेयर इनकॉम्पिटेंस को दिखाता है कि आपसे सरकार चल नहीं सकती है। और एक तो और धर्मराज जी, एक चीज और, एक न्यूज आपको और दे देता हूं, आपने अगर चलाई हो तो मैंने शायद मिस कर गया होगा। एक और घोटाला निकल के आया है कि जो पोर्टेबल एक्सरे मशीन थी, उनके लिए जो रेडियोग्राफर्स की भर्ती की गई थी, वो रेडियोग्राफर्स की भर्ती भी फ्रॉड थी। L1 जो L1 सबसे न्यूनतम दर पे जिसने कोट किया था, उसको डरा के धमका के उससे विड्रॉ कराया गया और L17 वाली कंपनी को ठेका दिया गया है। ये हमारी नहीं, ये आज ये भी जागरण की रिपोर्ट है। तो मैं इसलिए कह रहा हूं, एक चीज इन्होंने नहीं पकड़ा है, जहां भ्रष्टाचार हेल्थ स्कैम में पैसा का लूट मची हुई है और बार बार आम आदमी पार्टी इसको लेकर आ रही है। और आप जैसे विश्वसनीय चैनल है जो कम से कम इस मुद्दे को लगातार जनता के बीच में लेके जा रहे हैं, हम इसलिए कह रहे छोड़ेंगे नहीं आपको। सत्र हो, सड़क हो, ठीक है, करोड़ खाया है बीजेपी दिल्ली की जनता का, उसका हिसाब देंगे पाई का आप लोग। हाँ जल्दी से, हाँ रविंद्र जी कुछ कहना चाहे बोल लीजिए, फिर मैं। वैभव जी, अगर ये स्कैम नहीं किया तो आपके मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, आपके मंत्री सरकार के ये जेलों में क्यों रहे? फिर ये कुछ किया होगा। और उसके बाद कोर्ट की वर्डिक्ट क्या आई? उसके बाद कोर्ट की वर्डिक्ट क्या आई? अघोषित प्रवक्ता जी, अघोषित प्रवक्ता साहब, उसके बाद कोर्ट की वर्डिक्ट क्या आई? कोर्ट के ने बोला चवन्नी भर का कोई भ्रष्टाचार नहीं हुआ है, उल्टा सीबीआई के ऑफिसर पे केस लगा दिया अघोषित प्रवक्ता जी। तो होमवर्क करके आए कीजिए। आप लोग को ना बीजेपी व्हाट्सएप तो कर देती है कि आज जाना है वहां पे, लेकिन क्या बोलना है ये नहीं बताती है। ठीक है, पर्सनल नहीं, अब मैं हाँ एक डॉक्टर साहब आप नहीं बताओ। देखिए धनराज जी, मैं पर्सनल नहीं चाहता हूँ किसी पे, अगर ये शुरू करेंगे पूरा जवाब मिलेगा इनको। ठीक है बाबा, ठीक है। अरे आप बहुत
भविष्य बहुत उज्जवल है राजनीति में दोस्त, मैं बता रहा हूँ। अरे धर्मराज जी, आप बड़े भाई हैं, आप देखिए आपसे विशेष स्नेह है, लेकिन मैं आपसे भी रिक्वेस्ट करता हूँ हमारा संरक्षण किया कीजिए। मुझे भी 17-18 साल हो गए, बहुत प्रवक्ताओं को मैंने देखा, उस आधार पे मैं जल्दी बोलता नहीं हूँ। पहली बार बोला तो कुछ सोच समझ के बोला ना, अच्छी बात है, आप अपनी बात रखते हैं, बट मेरा एक सलाह था कि बहुत ज्यादा पर्सनली कई बार हो जाता है, उससे हम डिनाई नहीं कर सकते। पॉलिटिकल लोग बैठेंगे तो वही बात होगी ना कि सबको अगर एक जगह बैठा दे तो उछल कूद तो होगी, तो वो ठीक है, जायज है। मैं मुद्दे पे आता हूं, उससे पहले एक अपडेट इस वक्त हमारे पास है। आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता और दिल्ली आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने जंतर मंतर के प्रोटेस्ट को लेकर सोशल मीडिया एक्स पर अपनी बात रखी है, और बात नहीं रखी, उन्होंने आरोप लगाया है। सौरभ ने क्या कहा है? उन्होंने कहा कि दिल्ली में प्राइवेट स्कूलों में टीचर्स और काउंसलर्स से कहा गया है कि वो जंतर मंतर पर हुए विरोध प्रदर्शन के बारे में छात्रों यानी जेन अल्फा से इस तरह बात करें कि जेन जी का विरोध देश के खिलाफ था, विरोध का मकसद प्रधानमंत्री को हटाना था, ऐसे विरोध प्रदर्शन में बच्चे ना जाएं। तो गंभीर आरोप सौरभ भारद्वाज लगा रहे हैं। हालांकि सौरभ भारद्वाज ने यह नहीं बताया कि किस स्कूल से उनको पास फीडबैक आया है, लेकिन वो बात अगर कह रहे हैं तो उसको खारिज भी नहीं किया जा सकता। दिल्ली के पूर्व मंत्री रहे हैं, साथ ही साथ वर्तमान में प्रदेश अध्यक्ष हैं आम आदमी पार्टी के, तो वो अगर बात कह रहे हैं तो गंभीर बात है और इस पर संभवतः जवाब भी सत्ता पक्ष की तरफ से आना चाहिए। सौरभ भारद्वाज कह रहे हैं कि स्कूल में टीचर्स को यह कहा गया है कि जो बच्चे अभी पढ़ाई कर रहे हैं 5वीं में, 7वीं में, 8वीं में, 10वीं में, 11वीं, 12वीं में, उनको ये बताया जाए कि मतलब जो अब 5वीं 6वीं के बच्चे तो छोटे हैं, 8वीं के, 9वीं के, 10वीं के, 11वीं के, 12वीं के बच्चे जो पढ़ाई कर रहे हैं, उनको ये बताया जाए कि जंतर मंतर का जो प्रोटेस्ट था वो देश हित में नहीं था और प्रधानमंत्री को हटाने के लिए किया गया था। और चलिए एक बार फिर से अपने चर्चा की तरफ हम लौटते हैं। बात कर रहे हैं दिल्ली के कथित हेल्थ स्कैम की, जिसको लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं। फाइल गायब होने की बात कही जा रही है। अब मैं सीधे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता अवधेश जी के पास आता हूं। सर, एक सीधा जवाब है, आपको जो जवाब देना है, जो आपने नोट करके रखा होगा, उनका जवाब दे दीजिएगा। साथ साथ मेरा भी एक सवाल उसमें ऐड ऑन कर लीजिए। सौरभ भारद्वाज ने जो कहा कि फाइलें गायब हुई हैं, तो क्या आप मानते हैं, आपकी सरकार मानती है कि फाइलें गायब हुई हैं? क्योंकि आपके तरफ से एक रिएक्शन आया, जो आपके प्रवीण शंकर कपूर है, उनके बयान को हमने दिखाया, जिसमें वो कह रहे हैं कि इसी आधार पर तो एसीबी को सरकार ने कंप्लेंट दिया था कि फाइलें गायब हुई। तो आप लोग ये कह रहे हैं कि फाइलें गायब हुई, लेकिन फाइलें आप लोगों के आने से पहले गायब हो गई थी या बाद में गायब हुई? अवधेश जी, आवाज आ रही है सर? आवाज आ रही? हाँ हाँ, अब आई, प्लीज बोलिए। जी जी, देखिए एक बात मैं आपको बता दूं धर्मराज जी, हमारे आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता बहुत गुस्सा हो रहे थे अभी, और ये सच्चाई है। जब जब जो व्यक्ति, चाहे मीडिया हो चाहे आम जनता हो, जब आम आदमी पार्टी के खिलाफ बोलता है, तब ये कहते हैं कि ये भाजपा का बंदा है, न्यूज़पेपर के पेपर जला देते हैं अखबारों के। ठीक है, इसका उदाहरण मैंने आपको बताया। पंजाब में एक अखबार है, न्यूज़पेपर है, बहुत बड़ा नाम है उसका, उसने इनके खिलाफ लिखा, कुछ इनकी बातें लिखी, तो उसके जो कार्यालय थे उस पर ताले लगवा दिए। अभी दिल्ली में कुछ महीने की पहले की बात है, 2-3 महीने पहली बात है, आपने देखा होगा, सौरभ भारद्वाज जी ने एक पीसी की, उसमें साफ प्रेस कॉन्फ्रेंस में न्यूज़पेपर जलाया गया इंग्लिश का। क्यों? क्योंकि इनकी बात लिख रहा था वो। तो ये दूसरी कांग्रेस पार्टी बने हुए हैं। जिस तरह से इमरजेंसी लगाई गई थी, इमरजेंसी में भी यही हाल हुआ था, पत्रकारिता को दबाने काम किया था। वही आम आदमी पार्टी की सरकार पंजाब में कर रही है, आम आदमी पार्टी नेता दिल्ली में कर रहे हैं। मतलब इनके खिलाफ कुछ मत बोलो, जो बोलेगा वो कहेंगे बीजेपी का बंदा। झूठ बोलते हैं एक तो सरेआम। ये जो बात कर रहे हैं अभी सौरभ भारद्वाज की, आपने बात दिखाई जंतर मंतर की, उसमें एक बात और भी आई है, ये नहीं बताई सौरभ भारद्वाज जी ने। उसमें जो आया है, जो FRS बेंच जो किया गया है उसका, क्रिमिनल्स का, उसमें 2800 से ज्यादा ऐसे लोग पाए गए हैं जिन पे गंभीर आरोप लगे हुए हैं।
किसी पे मर्डर का आरोप है, किसी पर रेप का आरोप है, कोई चैन स्नैचिंग का आरोपी है, ऐसे 2800 से ज्यादा उसमें संदिग्ध आरोपी पाए गए हैं। ये दिल्ली पुलिस का डेटा है, ये भी बता देना चाहिए था सौरभ भारद्वाज जी को कम से कम, अगर दिल्ली की जनता का हित का सोचते हैं तो। लेकिन नहीं सोचते ना, इन्हें तो अपना सोचना है। अब ये कहते हैं घोटाले की बात, उसकी ठीक है। मैं तो ये कह रहा हूं, जो भी कथित स्कैम हुआ है इसकी जांच चल रही है, और कुछ दिन बाद आप देखेंगे जांच में जो भी आरोपी पकड़े गए हैं। मैं ये पूछना चाहता हूं अपने वैभव जी से, आपके जितने घोटाले हुए कितने आरोपी पकड़े आपने भाई? जल बोर्ड जो है 70,000 करोड़ के घाटे में चला गया, आपने कभी जांच कराई उसकी कि क्यों जा रहा है ये? जबकि लोगों से बिल ले रहे थे आप उस समय। दिल्ली का एक बंदा एक व्यक्ति अपना बिल भर रहा था उसमें, जल का, पानी का, तो वो पैसा कहां गया 70,000 करोड़? अभी पूछा आपने? 10 साल आपकी सरकार रही दिल्ली में। चलिए छोड़िए, पीडब्ल्यूडी का जो घोटाला था, ड्रेनेज के जो घोटाले थे, ठेके दिए गए थे, कहां है उसकी जांच? कभी कराई आपने? नहीं कराई। चलिए छोड़िए, मोहल्ला क्लिनिक में जो 65,000 लोग मरीज पाए गए थे, जिनकी निजी लैब से टेस्टिंग कराई गई थी, उसका भुगतान आम आदमी पार्टी की सरकार ने किया था। क्या कभी आपने पूछा किसी से कहां हुआ, कैसे हुआ? ये कोई कार्रवाई की आपने? अरे आज दिल्ली भाजपा सरकार भ्रष्टाचार के खिलाफ पूरी कड़ी से कड़ी कार्रवाई कर रही है, भ्रष्टाचार के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई कर रही है। ये कथित घोटाला है, इसमें जो आरोपी पाए जा रहे हैं उन पर कार्रवाई की जा रही है, उन्हें गिरफ्तार किया जा रहा है। आप मुझे बताइए, आपकी सरकार दिल्ली में रही, मैंने इतने अभी घोटाले गिराए, जलबोर्ड का आप बता दीजिए, कोई आरोपी ऐसा पकड़ा, उससे पूछा आपने कि ये 70,000 घाटे में क्यों जा रहा है जलबोर्ड? नहीं बता पाएंगे, क्योंकि इनकी तो पूरी तरह से नस नस में भ्रष्टाचार बस चुका है। धन्यवाद जी, मैं बताऊं आपको, आज तो दिल्ली बदलने थे, देश बदलने थे, लेकिन क्या करें, सत्ता की चकाचौंध ने अरविंद केजरीवाल जी को बदल दिया। बोले इससे बढ़िया कहां सुख मिलेगा भैया, कमा लो जितना कमाना है, फिर पता नहीं मौका मिले ना मिले। और सच्चाई है, जनता ने नहीं दिया मौका दोबारा, और इस बार ये पंजाब से भी जाएंगे इसी तरह से। जंतर मंतर याद आता है इनको, नीट पेपर लीक आता है, याद आता है, लेकिन पंजाब में जो पेपर लीक हुआ उस पर कोई बात नहीं करेगा, सब सबके चुप है। और सबसे बड़ी बात, वर्मा जी, मैंने पहले भी एक बार आपसे कही थी जब नीट की बात चल रही थी, कि जो एंटी पेपर बिल आएगा सदन में, पेपर लीक अमेंडमेंट बिल जब आएगा, तब यही लोग उसका विरोध करेंगे, और वही देखने को मिल रहा है आज सदन में। ठीक है, देखिए जब पेपर लीक बिल, चलिए ठीक है। अब पेपर लिखने सर ठीक है, उस पे तो हमारे माननीय अभी बहस चल रही है, 10 बजे तक है, हो सकता है और एक्स्ट्रा टाइम कर लें। ठीक है, मैं उस पे नहीं, देखिए आप 10 क्वेश्चन दाएं में उठा सकते हैं। मेरा कंसर्न हेल्थ सेक्टर पे। हाँ वैभव कुछ कह रहे हैं, प्लीज बोलिए वैभव। मैं वापस से, क्योंकि चर्चा बड़ी सकारात्मक चल रही है धनराज जी, तो मैं वापस से पुनः दो सवाल, आपने अंग्रेजों से माफी क्यों मांगी थी, जवाब दीजिए। नहीं होगा ना तो बकवास नहीं करनी। मैं पिन पॉइंटेड सवाल पूछ रहा हूँ, पिन पॉइंट। एक सेकेंड डॉक्टर साहब, एक सेकेंड। तो पहली बात तो एक धर्मा जी, एक थोड़ा सा आपको भी करेक्ट कर दूं मैं कि जो सौरभ जी कह रहे हैं कि आपने कहा कि सौरभ जी आरोप लगा रहे हैं कि फाइलें चली गई हैं, तो सौरभ जी का आरोप नहीं है। सौरभ जी ने दैनिक जागरण की रिपोर्ट का हवाला देते हुए पूछा है, और मैं कह रहा हूं सौरभ भारद्वाज झूठ बोल रहे हैं, सारा चैनल झूठ, न्यूज वाले झूठ बोल रहे हैं, तो एक्सपोज कर दे बीजेपी, सारी फाइल दिखा दे। बोले सारी फाइल प्रोक्योरमेंट की, सप्लाई चेन की, टेंडर डिटेल्स की सारी फाइल तक जब की तक से नहीं हुई। मेरा 2 ही सवाल था, पिन पॉइंटेड, मैंने पहले पूछा था, वापस से पूछता हूँ, हो सकता है डॉक्टर साहब सुन नहीं पाए, दोबारा मैं बोल देता हूँ। मास्टरमाइंड राजीव रंगीला कहाँ भाग गया है? क्योंकि आपने पिछली डिबेट में भी बोला था मेरे साथ, ये नहीं थे वो, शायद नीरज जी थे कि वो मास्टरमाइंड नहीं, कोई सब पकड़े जाएंगे और अरे सुन तो लीजिए। दूसरा पहला सवाल यह है कि राजीव रंगीला कहाँ भगा दिया आपने, पहली चीज। दूसरी चीज कि वो जो फाइलें, 7 फाइलें सो कॉल्ड रिपोर्ट हुई हैं कि जो खो गई हैं, वो 7 फाइल कहाँ हैं? ये 2 मेरे आपसे सवाल है, इसका आप जवाब दीजिए। मैं अपनी बाड़ी को, मैं अपना चुप हो जाता हूँ, आपके आवाज के लिए सुनता हूँ। ये दोनों मेरे आपसे सवाल है। मैं तो जवाब दे रहा हूँ, आपका व्यक्ति था, ठीक है, जो बसला अग्रवाल है, वो आपके साथ उसने काम किया है। ये सब आप ही के वो है, अंडर काम करने वाले लोग, जो आज इसमें आरोप। इसको टेंडर किसने दिया? ध्यान रखिएगा। नहीं डॉक्टर साहब, और भी सुनिए, अब सुनिए ना, मैं जवाब दे रहा हूँ। जब जांच पूरी नहीं आप बात नहीं, जवाब नहीं दे रहे हैं। जांच भी हम करवा रहे हैं, इसकी शिकायत भी हमने की है। आप मुझे बताइए वैभव भाई, बताइए बसला अग्रवाल को डीजीएचएस प्रमुख किसने अपॉइंट किया था? डीजीएचएस का डायरेक्टर किसने बनाया था? बसला अग्रवाल जी को गए थे आपके
डॉक्टर साहब, मोहल्ला क्लिनिक में फर्जी। अरे भाई मुझे जवाब दीजिए। मैं कह रहा हूँ अभी कि डॉक्टर वत्सला अग्रवाल जी को किसने डॉक्टर अपॉइंट नियुक्त कराया था, मेरा सवाल है। ठीक है वैभव, आप तो सवाल वो ठीक है स्किप कर रहे हैं, कोई बात नहीं, वो डक कर रहे हैं, रहने दीजिए। नहीं थैंक यू धर्मराज जी। नहीं अब ठीक है, जो अब ऐसा बात नहीं है, मैं जवाब दे रहा हूँ। नहीं सर अवधेश जी, ये तो मानना पड़ेगा ना, जो वत्सला अग्रवाल जी हैं, इनका इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र का जो विषय था बहुत अच्छा था नहीं, उसको उस पोस्ट पे किसने बिठाया? केजरीवाल जी ने नहीं बिठाया था ना। तो आपने जब बिठाया और आज वो दागदार होंगी या जो भी है जांच के दायरे में है, तो क्वेश्चन तो आपसे पूछा जाएगा ना कि आपने उनको क्यों। इसमें एक और चीज था कि उनको जो अपॉइंट किया गया था वो सीनियरिटी को भी बाईक्रॉस किया गया था, उनसे भी सीनियर लोग थे। 12 सीनियर्स को बाईपास किया गया था, मुझे एग्जैक्ट फिगर नहीं पता, उनको बाईपास किया गया था। तो इस सवाल तो अवधेश जी आप इसको कैसे डक कर सकते हैं? नहीं, डक नहीं कर रहा, हम तो जवाब देने को तैयार हैं। और देखिए हम ही जांच करवा रहे हैं, हमने ही शिकायत की थी एसीबी से, उसके आधार पर ही जांच हो रही है, उसके आधार पर। चलिए ठीक है सर, ठीक है अब जांच हो रहा है, ठीक है मैं अब ठीक है इस मामले, ठीक है सर अब इस मामले, एक मिनट दीपक जी, एक बात तो है ना कि पॉलिटिकल लोगों को पता नहीं क्या होता है कि अगर भविष्य में कभी नेता बन गया उस हैसियत में अगर मैं कभी रहा, तो भाई कम से कम इतना तो अपना आईक्यू रखूंगा ना कि अगर मुझे पता है कि इसका इतिहास भूगोल खराब है तो उसको अपने आसपास में फटकने नहीं दूंगा कि भैया तुम दूर ही रहो, जितना दूर रख सकता हूं मैं, अगर उसको अपने आसपास तो बिल्कुल नहीं रखूं। तो इस मामले वत्सला जी के मामले में वही हुआ। आज वो जांच के दायरे में है, मैं उनको दोषी नहीं कह रहा, भारत का न्यायिक प्रणाली उनको बताएगा कि वो दोषी है या नहीं दोषी है, बट आज जांच के दायरे में तो है। अब मसला ये होता है कि जब ये सारी चीजें हो रही थी, मतलब कोई आंख बंद करके भी नहीं कह सकता कि 2.5 रुपए 5 रुपए का आता, हम लोग अगर छुट्टे में लेते हैं तो 5-7 रुपए 10 रुपए का वो आ जाता है, क्या कहते हैं ORS, वो 15 रुपए का खरीदा जा रहा है। और बल्क में आदमी लेगा तो सस्ता पड़ेगा। अगर हम 6 का डब्बा लेते हैं तो उसमें 5 का ही रेट लगता है, एक तो फ्री में आ जाता है अगर आप लूज के हिसाब से अगर आप उसको देखें। तो मतलब कोई इतना अंधेरगर्दी कैसे कर सकता है कि भाई किसी की हम पकड़े नहीं जाएंगे? ये कैसे कोई समझ सकता है कि 150 का सामान तुम भाई 500 में खरीद रहे हो, 10 लाख का सामान है तुम उसको 25 लाख में खरीद रहे हो? इसको तो मतलब कहां से ये चीजें आती हैं? जी धर्मराज जी, आपने जो बात की इसमें 2 बातें आपने की, वत्सला अग्रवाल जी के बारे में बात करी, इसमें आपने जो बात की अपॉइंटमेंट की। सबसे पहले तो जवाब इस बात पे दिया जाना चाहिए कि कोई भी प्रोसेस अगर लैप्सेस होते हैं या किसी भी चीज को बाईपास किया जाता है प्रोसेस को, तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेता है? सवाल इस बात का, क्या ये ब्यूरोक्रेटिक लेवल पे सीमित रह सकती है? मेरा पहला सवाल तो यही है कि अगर अपॉइंटमेंट हुई तो क्या इसको हम ब्यूरोक्रेटिक लेवल के पर ही माना जाना चाहिए, एक प्रशासनिक कदम माना जाना चाहिए? इसमें राजनीतिक दखल नहीं है क्या? पहला सवाल। और अगर राजनीतिक दखल है तो कैसे, इसकी जवाबदेही कौन देगा? केवल इस बात को कहना कि देखिए हमने जांच की आदेश दे दिए, मैं फिर से दोहरा रहा हूं, आप अगर किसी भी व्यवस्था में देखेंगे ये कंप्लेनेंट होता है, और कंप्लेनेंट जब जांच करता है उसके बाद में अथॉरिटी उस पर आदेश देती। तो आप अगर ये सुमोटो एक्शन लिया गया तो भाजपा के प्रवक्ता बता दें कि ये सुमोटो एक्शन था। सभी तमाम न्यूज़पेपर की रिपोर्ट्स अपने आप बोलती है कि ये न्यूज़पेपर में आ चुका था, उसके बाद में इस पर एक्शन लिया गया। दूसरी बात जो आपने कही कि ORS की बात की आपने, कितना गंभीर विषय है और उसके पर भी जवाब दिल्ली की जनता जानना चाहेगी कि जीवन रक्षक घोल बोला जाता है उसको। अगर आप हिंदी में सुना हो आपने, हम तो ऐसे ही बोलते हैं जीवन रक्षक घोल। जीवन रक्षक घोल जो है वो जीवन बचाने वाले घोल के अंदर 2.5 रुपए का पैकेट 15 रुपए में बिक गया, खरीद लिया गया मतलब। तो उसके बाद में ये बोला कि हमने तो जांच के आदेश दे दिए। अब 150 रुपए की चादर 450 रुपए में, 10 लाख की मशीन 33 लाख में, और केवल उसका रिप्लाई केवल इतना दिया जाए कि जी जांच के आदेश दे दिए गए, और उसके ऊपर भी यह कहना कि हमने बहुत अभूतपूर्व कदम उठाया है इसके अंदर। तो क्या ये राजनीतिक सुचिता है? मैं सवाल करना चाहता हूं। जो अपॉइंटमेंट की आपने बात की, क्या
क्या इसके ऊपर जवाब दिया जा सकता है? केवल प्रशासनिक अपॉइंटमेंट ही है क्या इसमें राजनीतिक किसी भी कोई भी पार्टी होती है उसका दखल नहीं होता? मैं एक सैद्धांतिक प्रश्न कर रहा हूं। कोई भी पार्टी अगर सत्ता में है तो क्या इस अपॉइंटमेंट में उसका दखल नहीं होगा? मैं एक सैद्धांतिक क्वेश्चन करता हूं, आरोप और प्रत्यारोप की राजनीति से अलग बात करता हूं। तो सवाल इस बात का कि ये एक इस तरह का विषय है, इसके ऊपर शोर मचा करके निष्कर्ष नहीं निकल सकता। इसके ऊपर जवाबदेही है और जनता जवाबदेही चाहती है। केवल और केवल अगर आप देखेंगे इसके पर व्यापक जांच होनी चाहिए। और ये विषय एक और मैं पॉइंट इसमें ऐड करना चाहता हूं, जो पिछली सीएजी रिपोर्ट्स बोल रही हैं, जो भी डेटा बोल रही हैं कि किस तरह से इसके अंदर जो सीपीए की भूमिका है वो मेडिसिन प्रोवाइड करने में विफल रहा। किन किन सालों के अंदर 2016 2017 की बात भी अगर हम करें तो इसके अंदर व्यापक जांच होनी चाहिए, सत्य सामने आना चाहिए। चलिए ठीक है सर, समय कम है, जल्दी से रविंद्र जी, अब मैं जैसे दिल्ली में सारे इंजन मतलब 4 इंजन ही बता रहे हैं, तो मतलब इसमें भारतीय जनता पार्टी को ऐसे मामलों पर बहुत अग्रेसिवली आगे बढ़ना चाहिए, जांच करवाना चाहिए और एक टाइम फ्रेम में जांच करवा के सजा भी करवा देनी चाहिए। लोगों को बता देना चाहिए 1-2 साल के अंदर कि भाई ये चीज हुआ, इसमें ये लोग दोषी हैं। धर्मराज जी, ये वो बोलते हैं एक बात, चोर चोर मोसेरे भाई, एक दूसरे को ब्लेम कर रहे हैं। कभी तो इकट्ठे होकर इलेक्शन लड़ रही है, दिल्ली का भी, पंजाब का भी, इस देश का भी। आज एक दूसरे के ऊपर आरोप लगा रहे हैं। जिस टाइम पे इलेक्शन होता है उस टाइम पे ये मतलब इनके पास में वॉशिंग मशीन है जिसमें डबो के निकालते हैं और उस नेताओं के साथ में कोलोबरेशन में, पार्टनरशिप में इलेक्शन लड़ते हैं। ये मेरे मतलब धर्मराज जी है जो दीपक जी जो डिफेंड कर रहे हैं अपनी पार्टी को और इनको ब्लेम कर रहे हैं, तो ये भी तो वही कर रहे हैं ना सर। अगर मतलब इससे थोड़ा सा हटके मैं थोड़ी सी एक बात करूं, पंजाब में पेपर लीक हुआ है, राजस्थान आम आदमी पार्टी की सरकार है, राजस्थान में पेपर लीक हुआ है, कर्नाटक में पेपर लीक हुआ है, कांग्रेस की सरकार है। किसी भी शिक्षा मंत्री का इस्तीफे की कोई बात ही नहीं है। तो ये तो मतलब ये चोर चोर मोसेरे भाई वाली बात है सर। और वैभव जी, अगली बार, आज तो थोड़ा टाइम कम है, अगली बार मैं आपकी बातों का जरूर जवाब दूंगा। मैं कोई भी बात ऐसी नहीं करूंगा सर, यहाँ बैठे किसी भी सर सुनो तो, मैं कोई भी बात सर कोई भी बात ऐसी नहीं करूंगा जो आपके कानों को अच्छी लगे। मैं वो बातें करूंगा जो देश हित में होंगी, जो समाज के हित में होंगी। केजरीवाल के परिवार पे पहुंच रहे थे, आपकी देश हित बात हो रही थी। केजरीवाल पे पर्सनल अटैक करने पे आपके देश हित की बात हो रही थी, वो देश हित की बात थी। पर्सनल कौन सा अटैक? ये आए थे इस नाम पे। नहीं ठीक है रविंद्र जी सर, मैं हम किस देश पे, हम किस नाम पे आए थे, पता आप किस नाम पे आए हैं, आपको किसने किस पार्टी ने भेजा है? वैभव रहने दीजिए, वैभव एक मिनट। रविंद्र जी आप मुझे ये बताइए सर, आप ये चाहेंगे कि वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो ऊपर से नीचे तक दिल्ली के व्यवस्था में है, वो इस पर्टिकुलर मामले को साल भर के अंदर नक्की करे, कोर्ट्स में इतने सबूत रख दे, इतनी जांच पड़ताल जो करना है कर दे, ये आबकारी वाला मामला ना हो कि नेता 2 साल 2.5 साल जेल में भी रह लिया, आज भी क्या केस हमें नहीं पता। नहीं सर, बिल्कुल मैं चाहूंगा कि सारी चीजें क्लियर हो। निर्दोष, कोई भी निर्दोष हो उसको सजा नहीं मिलनी चाहिए, लेकिन दोषी को बख्शा भी नहीं जाना चाहिए। नहीं वो तो कोई नहीं कहेगा, वो तो कोई नहीं कहेगा। और देखिए समय इतनी इजाजत दे रहा है, मामला लंबा खींचेगा ना तो विपक्ष को मौका मिल जाएगा कहने को कि भाई देखिए ये हमें टारगेट कर रहे हैं। ऊपर से नीचे तक व्यवस्था अगर एक है और घपला घोटाला हुआ तो टाइम फ्रेम में जांच होनी चाहिए और जांच के बाद सजा भी हो जानी चाहिए। ये समय की मांग है, क्योंकि घोटाले पर घोटाले की बात आ रही है तो उसका एंड होना चाहिए और वो एंड होगा कोर्ट के जरिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का वैभव, थैंक यू।